नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज पंत। मैं नियोजन विभाग के अंदर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ। नियोजन विभाग के अंदर एक हमारा सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस है। मैं उसी सेंटर फॉर पब्लिक एंड गुड गवर्नेंस में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो सतत विकास लक्ष्य और ईज ऑफ लिविंग पे हम बात करेंगे। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास कोई नई चीज़ नहीं है। विकास जब से सभ्यता चली है तब से विकास चलता आ रहा है। परंतु जब हम सतत विकास की बात करते हैं तो उसमें एक ठहराव होता है। उसमें ये बात आती है कि इस पूरे विकास में एक कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, एक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, एक सततता बनी रहनी चाहिए। इस सतत विकास लक्ष्यों के अंदर 5 मेन पिलर हैं। इसके 5 लोगों के मुख्य चीज़ें हैं, जिसमें कहा गया कि ये विकास लक्ष्य जो हैं लोगों के लिए होंगे। पीपल, इसको अंग्रेजी में कहा गया कि लोगों के लिए होंगे। प्लैनेट के लिए होंगे। प्लैनेट का मतलब पूरे ग्रह के लिए होंगे, पूरे पृथ्वी के लिए की बात इसमें कही गई। पार्टनरशिप की बात कही गई। पार्टनरशिप का मतलब है सहभागिता होनी चाहिए इसके अंदर। और तीसरी बात उसमें पीस के लिए कही गई। उसमें कहा गया कि ये पूरा जो सतत विकास लक्ष्य होंगे इसमें शांति की और न्याय की बातें भी कही जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रॉस्पेरिटी की बात कही गई, जिसमें लोग जो है प्रॉस्पेरियस रहें, उनमें उनके पास उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़े। और इन 5 पिलर्स को लेकर के सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की बात कही गई। तो ये 17 जो विकास लक्ष्य हैं, इनमें जैसे विकास लक्ष्य अगर हम एक की बात कहते हैं, SDG 1 की जब हम बात करते हैं तो ये गरीबी से संबंधित है। दूसरा SDG 2 जो दिया गया है वो उसने नो हंगर की बात कही गई। उसने कहा कोई भुखमरी नहीं होनी चाहिए, कोई कुपोषण का शिकार नहीं होना चाहिए। और फिर SDG 3 जो था वो SDG 3 हमारा हेल्थ को लेकर के था। जो स्वास्थ्य हमारा है वो हम एक अच्छा स्वास्थ्य लोगों को दे पाएँ। और SDG 4 में जो बात कही गई वो क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के बात कही गई। और 5वां बड़ा इंपॉर्टेंट गोल है जो हम जेंडर की बात कहते हैं, लैंगिक जो भिन्नता होती है। जनरली आपने देखा होगा समाज के अंदर ज़्यादातर पुरुष महिलाओं के बीच में भिन्नता होती है। तो वो भिन्नता को हटाने के लिए, उस इनइक्वालिटी को हटाने के लिए हमने गोल नंबर 5 को इसमें रखा गया। और 6ठे नंबर का जो गोल है वो क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात कही गई। उसमें कहा गया कि आप स्वच्छ पेयजल लोगों तक पहुंचाएं। और गोल नंबर 7 फिर अफोर्डेबल एनर्जी की बात करता है, ग्रीन एनर्जी की बात करता है। और गोल नंबर 8 कहता है कि आप डिसेंट वर्क और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आपको एक अच्छा काम मिले, एक ऐसा काम मिले जिसमें आपको उसको काम करने में अच्छा लगे। अगर आपकी जो एजुकेशन है उस हिसाब से अगर आपको काम मिलता है और आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है पूरे देश की, पूरे प्रदेश की, वो ग्रोथ अच्छी हो, ये गोल नंबर 8 ने कहा है। और गोल नंबर 9 कहता है कि आपका इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है। गोल नंबर 9 कहता है जितने भी हम उद्योगों की बात करते हैं, MSME हों, चाहे वो बड़े उद्योग हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अवस्थापना सुविधाओं की बात करते हैं, ये बातें नंबर 9 में कही गई है। और 10 में कहा गया है कि जो आपकी असमानता है उसको कम किया जाए। 11 नंबर का गोल है सिटीज़ का सस्टेनेबल, जो शहर हैं हमारे, शहरों को किस तरीके से बनाया जाए। आप देखते हैं आजकल शहरों में लोग गाँव से शहर की ओर जाते हैं और शहरों में भी जगह कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बहुत हो जाती हैं, स्लम्स हो जाते हैं। तो कम्युनिटीज़ जो लोग वहाँ के हैं वो सस्टेनेबल लाइफ को नहीं जी पाते हैं। वहाँ पे पानी की दिक्कतें हो जाती हैं, वहाँ पे आपकी नालियों का प्रॉब्लम हो जाता है, सैनिटेशन का प्रॉब्लम होता है। इस गोल को 11 नंबर पर रखा गया है। और 12 में एक कंजम्पशन की बात कही है और प्रोडक्शन की बात कही है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन होता है, जो भी आप चीज़ों को पैदा करते हैं, चाहे वो आपको इंडस्ट्री के रूप में पैदा करें, चाहे वो आप अनाज के रूप में पैदा करें, और उसके बाद जो उसको कंज्यूम करते हैं, जो उसका उपभोग करते हैं, वो भी एक सस्टेनेबल होना चाहिए। और 13 नंबर का गोल क्लाइमेट चेंज की बात कही गई है, जैसा मैंने बताया कि क्योंकि डेवलप कंट्री भी इस SDGs के अंदर ली गई हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो। गोल नंबर 14 कहता है लाइफ बिलो वाटर, कहता है कि पानी के अंदर की जितनी भी व्यवस्था, जो चाहे हमारी मछलियाँ हों, जीव जंतु जो पानी के अंदर रहने वाले हैं। वैसे ये गोल सामान्यतः जो समुद्री किनारे के जो शहर होते हैं या ज़िले होते हैं उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और 15 नंबर का गोल हमारे राज्य के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये फॉरेस्ट की बात कहता है, लाइफ ऑन लैंड की बात कहता है कि हम फॉरेस्ट के अंदर हमारा, क्योंकि आप जानते ही हैं 70% से अधिक भूभाग हमारा जो है वन क्षेत्र है। और गोल नंबर 16 जो पहली बार MDGs में भी ये नहीं था, पहली बार ये पीस और जस्टिस की बात कही गई है, जिसमें पुलिसिंग की व्यवस्था की गई है, न्यायालयों की किस तरीके की व्यवस्था है, कितने केस उसमें पेंडिंग रहते हैं, कैसे उन केसेस को आगे बढ़ाया जाए, न्याय की व्यवस्था को कैसे डिसेंट्रलाइज कराया जाए। और गोल नंबर 17 जो है वो पार्टनरशिप की बात कहता है, वो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी गोल हैं, इन सब गोल को कैसे हम अचीव कर पाएंगे, इसके लिए बिना पार्टनरशिप के, बिना सहभागिता के संभव नहीं है।
एसडीजी कोई नई चीज़ नहीं है। एसडीजी वही सब चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप अपनी विभिन्न योजनाओं के अंदर कर रहे हैं। बस केवल अंतर ये है कि आप इसको फोकस्ड वे में और एक टाइमलीनेस, एक समय पे आपको ये काम करना है, क्योंकि एजेंडा 2030 तक का एजेंडा है और इस 2030 में भी फिर बाइफरकेट किया गया। 3 साल में आप क्या करेंगे, एनुअली आप क्या करेंगे, 7 साल में आप क्या करेंगे, अगले 15 साल में आप क्या करेंगे। ऑलरेडी आप देख रहे हैं 2020 अब केवल 10 साल हमारे पास रह गए। तो इस 10 साल में हमारे पास जो डिफरेंट टारगेट्स दिए गए हैं, क्योंकि इसमें नेशनल लेवल के टारगेट्स हैं, स्टेट लेवल के टारगेट्स हैं, फिर उन्हीं राज्य के टारगेट्स को हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट के बाद फाइनली पंचायत लेवल पर वो टारगेट्स बांटे जाते हैं। अगर हम पंचायतों की बात करते हैं, क्योंकि लगभग 29 सब्जेक्ट जो है पंचायतों के इसमें आते हैं और ये सारे सब्जेक्ट वो सारे के सारे पंचायतों के अंदर आते हैं। तो इन सारे विषयों को मैंने जैसा बताया कि गोल नंबर 1 की जब हम बात करते हैं तो उसमें पॉवर्टी की बात आती है। तो पॉवर्टी को केवल एक ही विभाग का काम नहीं है। पॉवर्टी को अगर हम देखते हैं तो वो ग्राम्य विकास की मेजर स्कीम्स पॉवर्टी को हटाने के लिए चलती हैं, चाहे वो मनरेगा की स्कीम्स हों, चाहे वो NRLM की स्कीम हो, जन सुरक्षा योजना की बात हो, वो सब कहीं ना कहीं पॉवर्टी को कम करने के लिए वो सहयोग करते हैं। वैसे ही अगर हम जब SDG 2 जैसे मैंने बताया था कि भुखमरी की बात करते हैं, तो भुखमरी कोई उसमें कम से कम हमारे प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन उसका एक पार्ट मेल न्यूट्रिशन भी है। वो ये भी कहता है कि कुपोषित महिलाएं कितनी हैं, कुपोषित बच्चे कितने हैं, उनके कुपोषण को कम करने के लिए हम किस तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं। आप जानते हैं मिड डे मील के प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, ICDS के प्रोग्राम हमारे चल रहे होते हैं, स्कूल में हमारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं, किशोरियों के लिए हमारा प्रोग्राम है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी मेलन्यूट्रिशन को, इनकी जो कुपोषण की स्थिति है उसको दूर करने के लिए कार्यक्रमों से कैसे मदद दी जाती है, उसको इसके साथ हमें अलाइन करना है। और इसी प्रकार से अगर हम गोल नंबर 3 की बात करते हैं, जो मैं पहले भी बता रहा था, तो इसमें हेल्थ के, चिकित्सा के, चाहे हमारी संस्थागत प्रसव कितने हो पा रहे हैं, हम कितनी ऐसी धात्री महिलाओं को लगातार देख पा रहे हैं, हम कितनी गर्भवती महिलाओं का को सही तरीके से उनका एंटीनेटल केयर कर पा रहे हैं। तो हर गोल के कुछ ना कुछ आउटकम होते हैं। केवल आंकड़ों के माध्यम से करने की बात इसमें नहीं कही गई है। आंकड़े तो अपनी ओर बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कि हम किस तरीके से अपने गाँव का, अपने एरिया का, अपने विकासखंड का हम विकास कर सकते हैं, इन सब विभिन्न गोलों और स्कीम के माध्यम से ये करने की आवश्यकता है। तो आप सभी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान आप बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान आपके बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर की स्कीम्स चलती हैं। तो ये स्कीम्स इन्हीं सब चीज़ों के लिए हैं कि हम अपने इन गोल्स को आने वाले टाइम पर किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। ये अपनी विभिन्न स्कीमों के तहत इन गोल को हमें अचीव करना है। इसीलिए इसमें कहा गया है, हमने राज्य सरकार लेवल पर जो हमारे बजट हैं, बजटों को हमने अलाइन किया हुआ है। आउटकम बजट हमारे इन गोल के साथ अलाइन है कि अगर हम कहते हैं कि साहब हमने ये पैसा खर्च किया, इस पैसा खर्च करने के बाद ये हमारा आउटकम आया है, तो इस आउटकम से हमारा ये वाला गोल अचीव हुआ है। तो SDG में मुख्य रूप से यही सब चीज़ें कही गई है। कोई नई चीज़ नहीं है, वही सब पुरानी चीज़ें हैं, परंतु उसको करने का तरीका और उसको करने का जो कमिटमेंट है, जो वचनबद्धता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो वचनबद्धता केवल सरकारी स्तर पे नहीं होनी है, वो वचनबद्धता हमारे पर्सनल लेवल पे, सरकार की स्कीम आ रही है नहीं आ रही है इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपनी जगह होगा ही होगा, जो सरकार अपना चलाएगी चलाएगी। लेकिन इन सब सारे गोल को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमारी इच्छा होनी ज़रूरी है। हम किस तरीके से सहभागिता के माध्यम से इसको कर सकते हैं, हम विभिन्न स्कीम को कैसे कन्वर्जेंस कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, उसके माध्यम से हम किस तरीके से अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। हम गोल अपनी सहभागिता से अपने मिल करके अपने जो चाहे गांव के अंदर नवयुवक मंगल दल बने हुए हैं या अलग अलग क्लब बने रहते हैं, तो उनके माध्यम से हम अपनी बातें करें, चर्चाएं करें, अवेयरनेस लेके आएंगे, तो स्वाभाविक रूप से हम इन अपने सारे गोल्स को पूरा कर लेंगे। इन गोल्स में एक महत्वपूर्ण बात मैं और बता दूं, ये गोल 3 तरीके की सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं जो SDGs हैं हमारे, वो SDGs आप सामाजिक रूप से ये सस्टेनेबल हो, सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात कहिए, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात कहिए, आर्थिक रूप से सस्टेनेबिलिटी हो, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, पर्यावरणीय रूप से भी सस्टेनेबिलिटी की बात कही गई। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो स्वाभाविक है हम पानी की बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने अभी जब इस बीच हम लोगों ने कई प्रोग्राम्स चलाए थे पंचायतों के साथ, हमारे ब्लॉक लेवल पर जो इंटरेक्शन हुए, या जिला पंचायतों में जब लास्ट टाइम हरिद्वार में मीटिंग हुई थी, तो उस वक्त जब हमने चर्चा करी थी। उसके अलावा कई स्कूल्स में इस तरीके के प्रोग्राम चलाए थे जहाँ पर वॉलंटरी अपने आप ही लोग आकर के इन प्रोग्राम्स को चला रहे थे। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट होगा कि चाहे वो स्कूल में टीचर हों, उनको भी ज़रूर कहीं ना कहीं इस SDGs के बारे में जानकारी हो, और जिससे वो अपने बच्चों को इसके बारे में समझा सकें। तो SDG में यही सब चीज़ें हैं। इसके अलावा उसको कैसे किया जाना है, उसका स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरीके से बातें आगे बढ़ाई जाएंगी, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहेगा। बीच बीच में हम लोग
इसमें बातचीत करते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे। आपकी कोई समस्या है, कोई बात आप हमें बताना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हमेशा सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस और पंचायती राज विभाग साथ में बैठा हुआ है। तो जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें होनी है, तो उस पर हम लोग आपस में चर्चा करके उन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने सतत विकास लक्ष्य के जो टारगेट्स हैं उनको ससमय पूरा कर सकें। और इसके बारे में हमने एक पत्रिका भी निकाली है। हमने सतत विकास लक्ष्य के रूप में एक पत्रिका हमारी है। ये एक छोटी सी मैगज़ीन आप देख रहे होंगे, तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अंदर हमने बेसिकली गोल क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है और उसके उपलक्ष्य क्या है, किन किन स्कीमों के तहत इन चीज़ों को किया जाना है, ये मेजर बातें, और कौन कौन से मुख्य विभाग इसके अंदर है, ये सारी बातें कही हैं हमने। अभी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हर ब्लॉक में भेजी हैं। पंचायत लेवल पे भी हम कोशिश करेंगे कि ये सारी पत्रिकाएं चले जाएं। इससे आपको और ज़्यादा अंदाज इन सतत विकास लक्ष्यों को आएगा। एसडीजी के बारे में जो अभी चर्चा की गई थी, एसडीजी में हमने 17 एसडीजीज़ के बारे में बताया था, सतत विकास लक्ष्यों के बारे में। आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले ईज ऑफ लिविंग इस पर एक सर्वे किया गया था ग्रामीण विकास में। तो आपने ईज ऑफ डूइंग का नाम सुना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस जिसे हम कहते हैं, जो शहरी विकास या जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करता है कि हम किस तरीके से कोई आदमी अगर बिज़नेस के लिए आता है उसको हम किस तरीके से ईज़ करें, कैसे उसको आसानी हो जाए जिससे कि वो अपने बिज़नेस को चला सकता है। इसी प्रकार से भारत सरकार ने एक कंसेप्ट लेके आई कि ईज ऑफ लिविंग, आदमी को रहने में किस तरीके से ईज हो, कैसे आसानी हो, किस तरीके से वो आसानी से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है। ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो ईज ऑफ लिविंग में बेसिकली जो सर्वे अभी हुआ है तो उसमें जैसे एलपीजी कनेक्शन की बात कही गई है। तो एलपीजी कनेक्शन पूछा गया लोगों से कि आपके पास एलपीजी कनेक्शन है या नहीं है। तो अब ईज ऑफ लिविंग जो है वो एसडीजी से लिंक करता है। 7 नंबर जो है ईज ऑफ लिविंग का, ये एलपीजी कनेक्शन की बात को पूरा करता है। तो ईज ऑफ लिविंग भी एसडीजी के साथ जुड़ा हुआ है। 7 नंबर एलपीजी कनेक्शन की बात उसमें कही गई है कि आपके पास गैस का कनेक्शन है या नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको प्रोवाइड कराने की व्यवस्था की बात इसमें कही गई है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो हेल्थ जो है, जो अभी तक चूल्हे में खाना बना रही थी महिलाएं या धुएं में बराबर रह रही थी जिससे उनकी आंखें कमज़ोर हो रही थी। दूसरा पॉल्यूशन, जिस तरीके का प्रदूषण हो रहा था वो एक तो कम हो जाएगा। तो ये कहाँ पे आ गया? आपका जो क्लाइमेट चेंज वाला कहीं ना कहीं आपका एक गोल है, उस गोल को भी ये कहीं ना कहीं लिंक करता है। ऐसे ही एक दूसरा ईज ऑफ लिविंग के अंदर एलईडी बल्ब की बात कही गई है। तो वो ये कहते हैं कि एलईडी बल्ब अंडर उजाला स्कीम। तो आप सभी जानते हैं कि जब एलईडी बल्ब आप लगाएंगे तो अफोर्डेबल एनर्जी कहा गया। फिर गोल नंबर 7 कहता है कि आपके पास ऐसी ऊर्जा आपको दी जाए जिसको आप अफोर्ड कर सकें, जिसमें आप आसानी से बिल दे सकें। जनधन अकाउंट एक इसके अंदर कहा गया ईज ऑफ लिविंग के कि आपके पास जनधन अकाउंट है या नहीं है। तो जब हम जनधन अकाउंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? हम किससे लिंक कर रहे हैं, किस एसडीजी से लिंक कर रहे हैं? जनधन अकाउंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं कि ऐसा मतलब गरीबी को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन हम कराएंगे। उसको अगर अकाउंट खुल जाएगा तो सरकार की कोई भी स्कीम आ रही है या वो अपना इंडिविजुअल पैसा भी रख रहा है तो कहीं ना कहीं बैंक में आ रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज की बात कहते हैं, वो भी उसमें कहा कि आपका लाइफ इंश्योरेंस है या नहीं है। फिर इम्यूनाइजेशन की बात कही गई है कि आप जो प्रतिरक्षण हुआ है बच्चों का, इम्यूनाइजेशन हुआ है, तो वो क्या है? गोल नंबर 3 को, एसडीजी 3 को पूरा करता है, जो एक अच्छी हेल्थ, चाहे वो माँ की हो चाहे बच्चे की हो, अच्छी हेल्थ की ओर दिखाता है। फिर एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की बात कही है। उसमें कहा गया कि साहब आपके पास पोषण का सप्लीमेंट, जो पोषण से संबंधित जो खाना पीना आपका है उसकी क्या स्थिति है। तो वो मदर और चाइल्ड का, जो माँ और बच्चे का जो हेल्थ केयर है उसको ध्यान में रखता है। और जब हम खाने पीने की बात करते हैं, पोषण की बात करते हैं, तो कौन सा एसडीजी कवर करता है? एसडीजी नंबर 2 हंगर वाला करता है। वहाँ मैंने पहले भी कहा था कि उसमें पोषण और कुपोषण की बात हमने कही है। प्री स्कूल एजुकेशन की बात है। प्री स्कूल एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि हमने एसडीजी 4 स्कूल की बात कही। प्री स्कूल का मतलब हुआ आपका आंगनवाड़ी को भी इसमें हमने, आपके यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र है या नहीं है, और अगर है तो उसमें कितने बच्चे आते हैं, क्या उनको मिड डे मील मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, क्या उनका न्यूट्रिशन, उनके पोषण की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, कुपोषित बच्चे कुछ अच्छे हुए नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें ईज ऑफ लिविंग के लिए इस सर्वे के अंदर आई हैं। एसएचजी क्रिएशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाने की बात है, ये किस पे आ जाता है? जब ज़्यादातर आपने देखा होगा जब हम एसएचजी क्रिएशन की बात करते हैं तो महिला एसएचजी, वीमेन एसएचजी की बात करते हैं, महिलाओं के इसके स्वयं सहायता समूह की बात करते हैं। तो जब महिलाओं की बात करते हैं तो कौन सा वाला एसडीजी आ जाता है? एसडीजी नंबर 5 आ जाता है। टाइप ऑफ हाउस की बात कहता है कि किस तरीके के मकान आपके हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है, ओल्ड एज एंड विडो पेंशन है, मनरेगा के प्रोग्राम्स हैं, स्किल ट्रेनिंग है। तो ये सारे प्रोग्राम अगर आप देखते हैं तो ये ईज ऑफ लिविंग के अंदर
ये सारे प्रोग्राम कहीं ना कहीं किसी न किसी एसडीजी से मिलते हैं। तो ईज ऑफ लिविंग के अंदर सैनिटेशन है, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो खाद्य वाला आपका होता है जिसमें आपको राशन वगैरह मिलता है, उसकी बात की। इवन मोबाइल की जो कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी की बात भी इसमें कही गई है कि मोबाइल कनेक्टिविटी गांव के अंदर या इंडिविजुअल के पास है या नहीं है, तो उसके लिए किस तरीके का आईटी प्लेटफॉर्म यूज होगा। तो वहाँ पे भी कोई ना कोई एसडीजी जो आपके, चाहे वो एसडीजी 1 हो, चाहे एसडीजी 16 हो, एसडीजी 2 हो, वो कहीं ना कहीं उससे लिंक होते हैं। तो ईज ऑफ लिविंग के अंदर जो सर्वे अभी हुआ है, उस सर्वे के अंदर ये चीज़ें सब निकाली जाती हैं कि ईज ऑफ लिविंग के अंदर हमारे पास क्या स्थिति है और अब हम इसको कैसे, उस सर्वे के बेसिस पे वो पता चलता है कि साहब हमारे पास ये चीज़ है या ये चीज़ नहीं है। तो जो चीज़ है तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं है उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं जिससे कि हम अपने एसडीजीज़ के टारगेट को भी पूरा कर पाएँ, और जो मैं पहले भी कह रहा था आउटकम, उसका आउटकम हम ले पाएँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन सब बातों को सुना। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मैं ग्राम्य विकास विभाग से हूं और महात्मा गांधी नरेगा योजना का परियोजना समन्वयक हूं, राज्य परियोजना समन्वयक। आज हम आपसे बात करेंगे मिशन अंत्योदय, उसके क्या इस्तेमाल होते हैं, क्यों वो सर्वे कराया जाता है, क्या इस्तेमाल होते हैं, और अभिलाषी जनपदों में कौन कौन सी विशेष योजनाएं चल रही हैं या उनके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले मिशन अंत्योदय की हम बात करेंगे। ये एक सर्वे है, जैसा आप जानते हैं कि मिशन है और अंत्योदय मतलब जो सबसे गरीब हैं उनका उदय। तो ये स्थिति जांचने के लिए कि इतनी सारी योजनाएं पहले इतिहास में चलती रही हैं, उनका वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है, उनका क्या प्रभाव पड़ा, इन सारी चीज़ों को जांचने के लिए एक सर्वे कराया जाता है जो प्रतिवर्ष कराया जाता है। और हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, मान लिया हमने किसी को सिंचाई की सुविधा दी या खेती की सुविधा दी, वो उन सुविधाओं से जो पैसा खर्च हुआ उसका कितना लाभ लोगों को मिल सका है और कितना और अभी लाभ देने की आवश्यकता है, ये इस सर्वे में तय किया जाता है। तो इस सर्वे को ग्राम स्तर पर संचालित किया जाता है, जिसमें जनप्रतिनिधियों का बहुत सहयोग मिलता है। जब भी कोई सर्वे होता है तो वो उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है कि हम इस सर्वे का इस्तेमाल, इसमें जो डाटा निकल के आएगा, जो चीज़ें निकल के आएंगी, उसका इस्तेमाल क्या करेंगे। तो मतलब बेसिक तौर पे ये वो सर्वे है जो हमको ये बताता है कि इस गांव में या इस गांव के जो क्लस्टर है या इस शहर में हमको किन किन अभी मूलभूत और जो व्यक्तिगत स्तर पे किन किन सुविधाओं की कमी है और जो हमारी योजनाएं हैं हम उनको किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो इसमें मिशन अंत्योदय में एक मोबाइल ऐप के ज़रिए सर्वे किया जाता है, पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी आधारित है, और कई संकेतक हैं, जिसमें पहला है कि आपके यहाँ की आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनकी स्थिति क्या है, और सुविधाओं की विभागीय जो लाभ दिए जा रहे हैं उन योजनाओं की प्रभाविता और उसकी पहुंच आम जनजीवन तक कितनी है। जीपीडीपी जब बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ कि हमारे पास कितने साधन उपलब्ध हैं, और दूसरी चीज़ हमारे पास आवश्यकताएं क्या हैं हमारी। अगर आपको इन दोनों चीज़ों का पता है तो आप बेहतरीन तरीके से जीपीडीपी बना सकते हैं। अगर आपने इस चीज़ का आकलन ही नहीं किया है कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, तो फिर आप जीपीडीपी कभी नहीं बना सकते हैं। तो ये सर्वे या आपको ये सुविधा और ये सारी जानकारी उपलब्ध कराता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करिए। दूसरा जो विषय है वो है अभिलाषी जनपदों में जो योजनाएं चल रही हैं और अभिलाषी जनपदों को क्या विशेष सुविधाएं क्या दी जा रही हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में दो अभिलाषी जनपद हैं, जो हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर। पूरे नेशनल लेवल पे ये क्राइटेरिया बनाया गया है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा SECC वाले लोग हों, BPL के लोग हों, गरीबी सबसे ज़्यादा हो, बेरोज़गार लोग हों, बेघर लोग सबसे ज़्यादा हों, उनको अभिलाषी जनपदों में चुनते हैं। तो हमारे यहाँ पे उस आधार पे इन दो जनपदों को चुना गया है। अब इनमें हम कोई ऐसा नहीं है कि बहुत विशेष योजनाएं चलाते हैं, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग बहुत विशेष तौर पे की जाती है। जितने भी जनपद, जैसे सांसद जी अभिलाषी जनपद की बैठक लेते हैं,
तो अगर एक सांसद अभिलाषी जनपदों की योजनाओं की बैठक ले रहा है तो उसमें जो प्रभावशीलता होनी चाहिए वो गंभीरता दिखाई देती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में और अगर जानकारी रखना चाहते हैं तो अपने जनपद के कंसर्न जो डिपार्टमेंट हैं उनमें जाके ज़रूर इसके बारे में पूछताछ करेंगे ताकि इन योजनाओं का क्रियान्वयन अभिलाषी जनपदों में अच्छे तरीके से हो सके। धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा 28 राज्यों के ऐसे 115 जनपदों जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके उत्थान के लिए एक विशेष अभियान जिसको अभिलाषी जनपद कार्यक्रम कहा गया है या एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कहा गया है, उसका संचालन किया जा रहा है। इसमें इन जनपदों के उत्थान के लिए और उनके त्वरित विकास के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और जो विभिन्न विभाग मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाएं हैं उनके विशेष क्रियान्वयन के प्रयास इन जनपदों में किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में 2 जनपद हरिद्वार और जनपद ऊधम सिंह नगर अभिलाषी जनपदों के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इन जनपदों में अन्य योजनाओं के साथ में कुछ विशेष योजनाएं जिनमें सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संचालित की जा रही इंद्रधनुष योजना, जिसके तहत सभी पात्र बच्चों को 6 टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे परिवार बहुत सारे अभी ऐसे परिवार हैं जो अभी भी या तो लकड़ी से खाना बनाते हैं या पत्तों से खाना बनाते हैं, वो उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। ऐसे परिवारों को सुरक्षित LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त जिन परिवारों के घर में अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं है उनको अपने घर पे निःशुल्क या फिर बहुत कम बिजली के बिल पर आधारित सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना चलाई जा रही है। जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन दोनों के लिए आपको सिर्फ अपना खाता बैंक में खोलना है और प्रीमियम के लिए अपनी सहमति देनी है। आपका प्रीमियम कवर हो जाएगा, आपका बीमा कवर उससे आच्छादित हो जाएंगे आप, और आपके जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सकेगी, और वो भी बहुत कम प्रीमियम में। इसके अतिरिक्त इन जनपदों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का 100% आच्छादन सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य है। जितने भी हमारे बच्चे हैं उन सब के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है। ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के सहयोग से पोषण अभियान भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। इसके तहत वो सभी प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे ग्रामीण और वंचित परिवारों को, कुपोषित परिवारों को सही मात्रा में पोषण मिल सके। हम जो राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग है उसमें अपने जनपदों को सबसे आगे लाएं और अंततोगत्वा हम अपने राज्य का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद।